Hi everyone, welcome to Special Shiksha. Today we will discuss about Unit 1.4 Definition of Hearing Loss and Associate Terminologies like deaf, hard of hearing, impairment, disability, handicapped, and Unit 1.5 Challenges arising due to cognition and acquired hearing loss. So let's start. सबसे पहले हम देखेंगे Definition of Hearing Impairment according to Person with Disability Act 1995. Hearing impairment means loss of 60 decibel or more in the better ear in the conversational range. The term hearing impairment includes the subsets of deaf and hard of hearing. So the Person with Disabilities Act 1995 क्या डेफिनेशन देता है hearing impairment की वो समझते हैं. इसके अकॉर्डिंग hearing impairment का मतलब है कि किसी व्यक्ति के एक ईयर में कन्वर्सेशनल रेंज और फ्रीक्वेंसी में 60 डेसिबल या उससे ज़्यादा का नुकसान हो जाता है तो वह हीरिंग इम्पेयर कहलाता है. आप सब लोग जानते ही होंगे कि नॉर्मल रेंज क्या होती है सुनने के लिए. नॉर्मल रेंज 0 to 25 डेसिबल होती है सुनने के लिए, और इस डेफिनेशन के अंदर बोला गया है कि 60 डेसिबल या उससे ऊपर का नुकसान होगा तभी हीरिंग इम्पेयरमेंट कहलाएगा. आइडिया एक्ट 2004. आइडिया एक्ट में हीरिंग इम्पेयरमेंट की डेफिनेशन को दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है. फर्स्ट है डेफ. डेफ मीन्स पर्सन हैविंग 70 डेसिबल ऑफ हियरिंग लॉस इन स्पीच फ्रिक्वेंसीज इन बोथ ईयर्स. डेफ मीन्स एक ऐसा पर्सन या व्यक्ति जिसके अंदर 70 डेसिबल तक का हियरिंग लॉस है तो वह डेफ कहलाएगा. नेक्स्ट है हार्ड ऑफ हियरिंग. हार्ड ऑफ हियरिंग मीन्स हैविंग 60 to 70 डेसिबल हियरिंग लॉस इन स्पीच फ्रिक्वेंसीज इन बोथ ईयर्स. हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब है ऐसा पर्सन जिसके 60 डेसिबल से लेकर 70 डेसिबल तक हियरिंग लॉस है, सुनने में उसे प्रॉब्लम होती है तो उसे हार्ड ऑफ हियरिंग कहते हैं. हम अपनी भाषा में कहते हैं ना कि उस व्यक्ति को ऊंचा सुनाई देता है तो वो हार्ड ऑफ हियरिंग होता है. अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट. सबसे पहले डिग्री के अकॉर्डिंग. सबसे पहले नो इम्पेयरमेंट 25 डेसिबल. मतलब हम सबको पता ही है कि 25 डेसिबल तक नॉर्मल हियरिंग होती है और एकदम बेटर हियरिंग होती है. सेकंड है स्लाइट इम्पेयरमेंट. ये होती है 26 to 40 डेसिबल. इसमें क्या होता है कि एक नॉर्मल वॉइस में 1 मीटर की दूरी से सुन सकता है. सेकंड है मॉडरेट इम्पेयरमेंट. ये होता है 41 से 60 डेसिबल. इसमें 1 मीटर की दूरी से सुन तो सकता है पर तेज़ आवाज़ में बोलना पड़ता है. थर्ड है सीवियर इम्पेयरमेंट 61 to 80 डेसिबल. इसमें सुनना बहुत कठिन होता है. अगला व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोले तभी सुन पाता है. फोर्थ एंड लास्ट है प्रोफाउंड इम्पेयरमेंट. ये होता है 81 डेसिबल और इससे ज़्यादा. इसमें व्यक्ति नहीं सुन सकता चाहे अगला व्यक्ति कितनी भी तेज़ आवाज़ में बोले. ये हिंदी में जिन लोगों को इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा वो यहाँ से पढ़ सकते हैं. एंड नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू साइट ऑफ लीजन. फर्स्ट है कंडक्टिव हियरिंग लॉस. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कंडक्टिव हियरिंग लॉस और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस और मिक्स्ड हियरिंग लॉस हमने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है. तो जिसको भी नहीं पता है कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस क्या होता है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस क्या होता है, वो हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं. कंडक्टिव हियरिंग लॉस में आउटर और मिडल ईयर अफेक्टेड होते हैं और इसको सही किया जा सकता है. सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में इनर ईयर अफेक्टेड होता है जो परमानेंट होता है. इसे सही नहीं किया जा सकता है बट हियरिंग एड्स के माध्यम से व्यक्ति सुन सकता है. एंड लास्ट इज मिक्स्ड हियरिंग लॉस. मिक्स्ड हियरिंग लॉस नाम से ही पता चल रहा है कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बोथ होते हैं इसके अंदर. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है एज ऑन सेट. फर्स्ट है कॉग्निशनल हियरिंग लॉस. कॉग्निशनल हियरिंग लॉस में बच्चा पैदाइशी के समय से ही हियरिंग लॉस खो देता है, मतलब वह पैदा ही हियरिंग लॉस के साथ होता है. सेकंड इज अक्वायर्ड हियरिंग लॉस. अक्वायर्ड हियरिंग लॉस में क्या होता है, यह हियरिंग लॉस जन्म के बाद होता है. यह हियरिंग लॉस बच्चे में कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए या बच्चे का पालन पोषण ठीक ढंग से ना हो जिससे उसमें कमज़ोरी आ जाए तो इन सब के कारणों से हियरिंग लॉस हो सकता है. एंड थर्ड इज प्रीलिंगुअल हियरिंग लॉस. प्रीलिंगुअल हियरिंग लॉस में क्या होता है, यह हियरिंग लॉस बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट होने से पहले होता है जिससे बच्चा कोई वोकेब नहीं सीख पाता और आगे चलकर वह कोई कम्युनिकेशन भी नहीं कर पाता. नेक्स्ट है
पोस्ट लिंगुअल हियरिंग लॉस। इसके अंदर क्या होता है, ऐसा बच्चा जो नॉर्मल पैदा हुआ है बट स्पीच और वोकेबलरी सीखने के समय या सीखने के बाद एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से हियरिंग लॉस हो जाता है, तो वो पोस्ट लिंगुअल हियरिंग लॉस कहलाता है। इसमें बच्चे के पास वोकेब होती है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं एसोसिएट टर्मिनोलॉजीज ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, जो चीज़ें संबंध रखती है हियरिंग इम्पेयरमेंट से। फर्स्ट है डीफनेस। डीफनेस इज करेक्टराइज्ड बाय पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ हियरिंग नेचुरली। डीफनेस क्या है? डीफनेस एक ऐसी कंडीशन है जब एक इंडिविजुअल सुन नहीं पाता, उसकी जो हियरिंग एबिलिटी है वो टेम्परेरी या परमानेंटली डैमेज हो जाए या वो अनेबल हो जाए, इस कंडीशन में डीफनेस हो जाता है। नेक्स्ट है हार्ड ऑफ हियरिंग, नॉट एबल टू हियर प्रॉपरली। हार्ड ऑफ हियरिंग का यूज़ उस व्यक्ति के या बच्चे के लिए किया जाता है जैसे हम बोलते हैं ना कि इसे ऊंचा सुनाई देता है, वो होता है हार्ड ऑफ हियरिंग। तो हार्ड ऑफ हियरिंग में क्या होता है, प्रॉपरली नहीं सुन पाता है। नेक्स्ट है इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप। इसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, लेकिन हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। इम्पेयरमेंट से डिसेबिलिटी बनती है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था एक चार्ट के माध्यम से। जैसे कोई व्यक्ति है जो पोलियो अफेक्टेड है, उसे हम इम्पेयरमेंट कहेंगे। अब वो पोलियो अफेक्टेड होने की वजह से चल नहीं पा रहा, तो वो डिसेबिलिटी बन गई। और किसी व्यक्ति का रेटिना डैमेज है, तो यह है इम्पेयरमेंट, और उसके कारण वह देख नहीं पा रहा, मतलब ये डिसेबिलिटी बन गई। मतलब यह है कि व्यक्ति के बॉडी के स्ट्रक्चर में कोई नुकसान हो जाना, जैसे साइकोलॉजी या फिजियोलॉजिकली, दिमागी रूप से और मानसिक रूप से, तो वो इम्पेयरमेंट कहलाता है। और इम्पेयरमेंट के कारण वह कोई कार्य करने में सक्षम है, जैसे देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, चल नहीं सकता, वह डिसेबिलिटी हो जाएगी। यहाँ पे इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं हैंडीकैप। हम हैंडीकैप को ऐसे समझ सकते हैं कि डिसेबिलिटी के कारण कोई बच्चा या व्यक्ति के लाइफ में क्या नुकसान होंगे जो उसे रोकेंगे एक नॉर्मल पर्सन की तरह लाइफ स्पेंड करने में। तो हैंडीकैप में होता क्या है कि जैसे कोई पोलियो अफेक्टेड है, अब वो चल नहीं सकता। हैंडीकैप में क्या हो जाएगा, जैसे कहीं जा नहीं सकता, स्कूल नहीं जा सकता, ऑफिस नहीं जा सकता, ये उसकी हैंडीकैप हो जाएगा। जैसे कोई रेटिना डैमेज है किसी व्यक्ति का, तो वो इम्पेयरमेंट है, इम्पेयरमेंट की वजह से देख नहीं पा रहा, वो डिसेबिलिटी हुई, और वो कहीं जा नहीं पा रहा, वो इसका हैंडीकैप हो गया। यहाँ हमारी यूनिट 1.4 कंप्लीट हो गई है। अब हम साथ के साथ यूनिट 1.5 भी पढ़ लेते हैं। तो हम पढ़ेंगे कॉग्निशनल हियरिंग लॉस और एक्वायर्ड हियरिंग लॉस के कॉजेज़, और क्या प्रॉब्लम्स आती है या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एक हियरिंग लॉस होने के कारण। तो सबसे पहले हम कॉग्निशनल हियरिंग लॉस को पढ़ेंगे। सो कॉग्निशनल हियरिंग लॉस जन्मजात भी हो सकता है और बच्चे के जन्म लेने के तुरंत बाद भी हो सकता है। यह हेरिडिटी के कारण भी हो सकता है, जैसे माँ को हियरिंग लॉस है तो बच्चे को भी हो सकता है, या ये प्रेगनेंसी के टाइम हुई गलतियाँ या नुकसान की वजह से भी हो सकता है। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे रूबेला, साइफिलिस या कोई दूसरा इन्फेक्शन हो जाए, तब भी हियरिंग लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लो बर्थ वेट, जन्म के समय कम वजन है तो भी ये हियरिंग लॉस हो सकता है। बर्थ एस्पेजिया, ए लैक ऑफ ऑक्सीजन एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ये भी एक कारण है कॉग्निशनल हियरिंग लॉस होने का। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ कोई नुकसानदायक दवाइयों का सेवन करती है या अल्कोहल का सेवन करती है या स्मोकिंग करती है, तो इससे बच्चे पे असर पड़ेगा और उसका हियरिंग लॉस हो सकता है। नेक्स्ट है बच्चे के जन्म के बाद उसे पीलिया हो जाए, ये भी बच्चे का हियरिंग इम्पेयरमेंट को प्रभावित कर सकता है। अब हम देखेंगे एक्वायर्ड हियरिंग लॉस के कारण। सबसे पहले है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के कारण हियरिंग लॉस होता है, या कोई नुकसानदायक बीमारी हो जाए तब भी हियरिंग लॉस हो जाता है। और कान के अंदर गंदगी पैदा हो जाए जो कान के पार्ट्स को नुकसान पहुंचाए, यह भी एक कारण है। बच्चे को गलत दवाइयाँ देना, जैसे कैंसर की, कोई इन्फेक्शन की, या सिर या कान से रिलेटेड कोई दवाइयों का सेवन कर रहा है बच्चा, तो उससे हियरिंग लॉस हो सकता है। बच्चे के सिर या कान पर चोट लग जाए, या बच्चा अत्यधिक शोर शराबे में रहता हो, जैसे कोई फैक्ट्री जहाँ मशीनें बहुत तेज़ आवाज़ करती हो, तो यह भी हियरिंग लॉस का कारण बन सकता है। नेक्स्ट है उम्र बढ़ने पर भी हियरिंग लॉस होने लगता है,
जैसे हम अपने बूढ़े बुजुर्गों को देखते हैं, या कान में गंदगी के कारण कोई रुकावट आ जाए तो यह भी हियरिंग लॉस हो सकता है। ये सब हमने देखे एक्वायर्ड हियरिंग लॉस के कॉजेज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चैलेंजेस। हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चों को कहाँ कहाँ क्या क्या समस्या आती है। पहली लैंग्वेज चैलेंजेस, भाषा संबंधी समस्या। जो बच्चे जन्मजात से ही नहीं सुन सकते या जन्म लेते ही हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गए तो इससे उनकी भाषा का विकास नहीं हो पाता है। भाषा के विकास के लिए सुनना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चा सब चीज़ें देख सकेगा लेकिन घटनाओं को पूरी तरीके से नहीं समझ सकेगा क्योंकि वह सुन नहीं सकता। नेक्स्ट है बिहेवियर चैलेंजेस, व्यवहारिक समस्या। हियरिंग इम्पेयरमेंट एक ऐसा छुपा हुआ इम्पेयरमेंट है, ये दिखता नहीं है। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो ये नहीं पता चलता है कि उसे हियरिंग इम्पेयरमेंट है या नहीं है। जब बच्चा 3 से 4 साल का होता है तब देख कर सीखने के उच्च स्तर तक पहुंच जाता है, लेकिन वोकेबलरी और लैंग्वेज डेवलपमेंट में पीछे रह जाता है और वह अपनी फीलिंग्स थॉट्स शेयर नहीं कर पाता। कम्युनिकेशन की कमी के कारण माता पिता उसके व्यवहार को गलत समझने लगते हैं और हताश हो जाते हैं और हर संभव स्थिति पर उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं। यही हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे के व्यवहार संबंधी समस्या आती है। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम चैलेंजेस, मतलब आत्मविश्वास की समस्याएं। बच्चा जब सुन नहीं पाएगा तो उसका भाषा का विकास नहीं होगा और वो अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट भी नहीं कर पाएगा, जिससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। ना ही वह अपने माता पिता के साथ एकीकृत हो पाएगा, ना बहन भाइयों के साथ, और वह अकेला पड़ जाता है। नेक्स्ट है इंटरवेंशन चैलेंजेस। इस समस्या में क्या होता है, जैसे एक हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला बच्चा है, वो अपने घर के आसपास की कोई स्कूल में एडमिशन ले लेता है बिकॉज पेरेंट्स को इतनी नॉलेज नहीं होती कि बच्चे का एडमिशन कहाँ पर कराया जाए, और बच्चा उस स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ या अलग अलग तरह की डिसेबिलिटी वाले बच्चों के साथ रहेगा तो टीचर भी उसकी डिसेबिलिटी पर फोकस नहीं कर पाएगा और बच्चे को नॉर्मल बच्चों की तरह ही पढ़ाया जाएगा, जिससे उसका एजुकेशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। नेक्स्ट है इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट चैलेंजेस। इस समस्या में क्या होता है, जैसे देश भर में हर कोने में स्पेशल स्कूल नहीं है, सो पेरेंट्स बच्चे का एडमिशन अपने से दूर किसी स्पेशल स्कूल में करा देते हैं और बच्चा तभी करा पाता है जब उसकी स्कूल की छुट्टियां होती हैं। दूर रहने के कारण वो अपने परिवार समाज से भावनात्मक और सामाजिक रूप से नहीं जुड़ पाता। तो यहाँ तक हमने देखा क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है एक बच्चा जो हियरिंग इम्पेयर्ड है। सो हमारा यहाँ यूनिट फर्स्ट हियरिंग इम्पेयरमेंट नेचर एंड क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।